नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। घरौंडा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मनोहर लाल के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें अलग अलग विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये उनका चौथा जन संवाद कार्यक्रम था और इस दौरान उन्होंने कहा कि घरौंडा में आम पब्लिक की समस्याओं को सुना है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 4 विधानसभाओं के जनसंवाद हुए हैं। 5 विधानसभा के जनसंवाद 1 से 2 हफ्ते में हो जाएंगे। साथ ही बोगस वोटिंग के मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद से गिरफ्तार करने के मामले पर मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस में शिकायत आई है और जिसके बाद से पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है। गिरफ्तारी की कानूनी तौर पर दोषी लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई बनती है वो पुलिस करेगी। जैसे कल मैं इंद्री विधानसभा में था और जो मेरा ये जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद विचार है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना और सबका धन्यवाद करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये चौथी विधानसभा हो गई है। 5 विधानसभाएं और शेष बची हैं। अगले 2 या 3 सप्ताह में उन सब में भी जा करके। सर, करनाल में बोगस वोटिंग को लेकर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के ऊपर मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तारी भी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कंप्लेंट होनी थी कंप्लेंट हुई थी, बाद में पुलिस ने एक्शन में आकर के और एक आदमी गिरफ्तारी की है। बाकी काम कानून अनुसार पुलिस का बनता, पुलिस निश्चित रूप से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बड़ी कार्रवाई हुई है सर। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले जो लोग हैं और खास करके जो बड़े बड़े गैंग हैं। और करनाल में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने ऑक्सी वन में पौधारोपण किया और त्रिवेणी लगा करके सभी को पर्यावरण का संदेश दिया। आज दो बड़ी परियोजनाओं का हमने आज शुभारंभ किया है। एक बड़ी योजना है कि लगभग 50,000 के करीब में वन मित्र जो पौधा लगाएंगे, अपने आप खड्डा खोद करके उसका संरक्षण करेंगे। हर पौधे पर वन मित्र को 20 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरी बड़ी योजना जो 5 जून को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम, हरियाणा में आज हमने उसका भी शुभारंभ किया है। जो भी व्यक्ति अपने आप जो भी पौधा लगाएगा, पौधा लगा करके उसका संरक्षण हमारे जो वन मित्र हैं उसके हैंड ओवर करेगा, वो उसका संरक्षण करेगा। प्रति पौधा उसको भी 10 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 2021 में जब कोरोना का संकट पूरे विश्व के ऊपर था, ऑक्सीजन की बड़ी कमी आई थी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने तब ये निर्णय किया था कि हरियाणा के अंदर हम ऑक्सीवन वो लगाएंगे। ये 2021 में करनाल में इस ऑक्सीवन का शिलान्यास मनोहर लाल जी ने किया था। आज मेरा सौभाग्य कि आज उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिला है। आज हरियाणा इस कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 20,000 लोगों ने, जिसके अंदर हमारे धार्मिक संस्थाएं भी थी, हमारे एनजीओज भी थे, हमारे स्कूल के बच्चे भी थे, हमारे एनसीसी के कैडर के युवा साथी भी थे, जिसमें हमारे जो धार्मिक संस्थाओं के लोग भी थे। उन सब ने आज करनाल में एक समय के अंदर 20,000 पौधे वो लगाए हैं। मैं उन और लगातार मैं ये अपील भी करूंगा सभी हरियाणा वासियों से कि हमें इस वर्षा ऋतु के अंदर
जब इसका आगमन होता है, ये पौधा लगाने का एक अच्छा अवसर होता है। परिवार में अगर कोई खुशी का माहौल है, बच्चे का जन्मदिन है, हमारे बड़े बुजुर्ग का जन्मदिन है या कोई और खुशी का फंक्शन है, हमने ये संकल्प लेकर के उस मौके के ऊपर एक पेड़ लगाना चाहिए। 2014 से आज 2024 लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 18 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है और अब की बार भी 1 करोड़ पौधे लगाने का ये संकल्प लिया है। कोई भी अगर पौधा लगाएगा तो हमारा फॉरेस्ट का अधिकारी उसको पौधा उपलब्ध कराएगा। वो वहां से जाकर के फलदार के साथ साथ छायादार पौधे भी लगाएं और आज कई त्रिवेणी भी लगाने का काम किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारे जो पेड़ हैं वो पूजनीय है। चाहे पीपल का वृक्ष ले लीजिए, उसको हम पूजते हैं। वट का वृक्ष ले लीजिए, जिस वट के वृक्ष के अंदर नीचे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और चाहे महात्मा बुद्ध ने पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमारी ये कहीं न कहीं ग्रंथों के साथ भी, हमारे लिंग वेदों के साथ भी और हमारी प्रकृति का एक ये सुंदर रूप ये पौधे हैं। इससे वातावरण भी ठीक रहता है। जब हम देखते हैं अभी के इस गर्मी के मौसम के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ऋतुओं का भी परिवर्तन हो रहा है, इस भयानक गर्मी के कारण जिस प्रकार से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि अब की बार गर्मी में कई स्थानों के ऊपर 50 डिग्री से ज्यादा वो टेम्परेचर हुआ है और इसके कारण जो हमारी बर्फ और ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन। तो सीएम सैनी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद में आज कांग्रेस के द्वारा धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह शामिल हुए। इस सम्मेलन में फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में लगातार अपराधों के ग्राफ बढ़ रहे हैं और हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में विकास रुक गया है, अपराधियों का राज चल रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि सरपंचों को लेकर सरकार जो घोषणा कर रही है वो नकली घोषणा है। पंचायत को पूर्ण अधिकार देने का काम कांग्रेस ने ही किया था और इन इनेलो बसपा गठबंधन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ये वोट काटू गठबंधन है और जनता ने वोट काटने वालों पर विश्वास करना पहले ही छोड़ दिया है। हुड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकालेगी, जिसमें लोगों से सीधे बातचीत की जाएगी और लोगों के विचार जानकर के विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। देखो, वो तो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उससे साफ इच्छा जाहिर लोगों ने कर दी कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, वोट काटों का कोई स्थान नहीं है। देख लो आप लोकसभा के नतीजे देख लो। लगातार क्राइम बढ़ रहा है जी, प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही है। बिल्कुल बड़ी चिंताजनक बात है। ये सरकार की विफलता है और मैंने इसे कहा पहले 2004 में भी ऐसी परिस्थिति थी हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब जो है अपराधी भाग गए थे और विकास हुआ था हरियाणा का। अब विकास भी ठप है और अपराधियों को राजा ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है। सैनी साहब को थोड़ी सलाह दे दीजिए, सैनी साहब को थोड़ी सलाह दीजिए जी, नायब सैनी जी को थोड़ी सलाह दे दीजिए। क्या बताऊँ, जो आपके कार्यकाल में जो आपने किया था, जो आपने किया था। तो बात सुनो, जब ये विफल सरकार होती है उसको सलाह देना ना देना। बहादुरगढ़ एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लग्जरी गाड़ियों से 176 किलोग्राम नशीला पदार्थ यानी गांजा बरामद हुआ है। गांजे की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है।
तो वहीं 3 आरोपियों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीएस शुभम सिंह ने मामले में बताया कि डाबोदा गांव के पास से गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे पर नाकेबंदी कर दी गई। जैसे ही आरोपी गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहे थे तभी पुलिस ने दोनों गाड़ियों को रुकवा दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहीं 2 आरोपी अभी भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। ये कल हमें सूचना मिली एनसी की टीम को कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग गांजा लेके रोहतक की तरफ जाएंगे केएमपी से। तो उसमें कार्रवाई करते हुए एनसी की टीम ने नाकाबंदी करी और वहां पे गाड़ियों को रोका गया। तो 2 गाड़ियां ये जो थी इन्हें काबू करा गया। इसमें 4 लोग थे टोटल। 2 लोगों को मौके पर अरेस्ट करा गया और 2 लोग भाग निकले वहां से। तो इसमें हमें टोटल जो रिकवरी हुई है वो 176 किलो गांजा इन गाड़ियों से रिकवर हुआ है। दोनों गाड़ियों में एक से कुछ 112 किलो है, एक गाड़ी में 64 किलो माल था। ये साथ में ही थे। तो इसके बाद इसे कब्जा काबू करके 2 लोगों को तो तुरंत मौके पर अरेस्ट करा गया। उसके बाद आज सुबह इनमें से जो एक बंदा भाग गया था उसे भी आज पलवल जिला पुलिस के खौफ से बेखबर सड़कों पर दिखा हुड़दंग। युवक ने शहर के बीचों बीच गाड़ी के खिड़कियों पर बैठकर हुड़दंग मचाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह युवक पलवल विधायक दीपक मंगला के मुख्य मार्ग से गुजरता हुआ दिखाई दिया। ये युवक शहर के कई प्रमुख चौराहों से पुलिस की नजर से बचकर घूम रहे थे। जिले में नए पुलिस कप्तान के आने पर भी हुड़दंगियों ने पुलिस का डर इनमें नहीं दिखा। अंबाला में पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के काले कपड़े पहनकर रोष मार्च निकाला है। संघर्ष समिति ने अंबाला की सड़कों से होते हुए उपायुक्त अंबाला को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम मांग पत्र भी सौंपा। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग पेंशन बहाली संघर्ष समिति के सदस्य हैं। इन लोगों का आरोप है कि ये बीते लंबे समय से सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की अपनी मांग को लेकर प्रयासरत है, लेकिन सरकार ने आज तक इनकी बात नहीं सुनी। आज भी संघर्ष समिति के सदस्यों ने अंबाला की सड़कों पर काले कपड़े पहनकर रोष मार्च निकाला है, जिसमें अंबाला के कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। इन लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए ओपीएस की बहाली की मांग करते हुए कहा कि अगर 11 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 1 सितंबर को वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और ये घेराव तब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी मांगे मान नहीं लेती है। देख ले, हमारा ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। सभी जिलों में अलग अलग दिनांकों है। हम मुख्यमंत्री को चिताना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को चिताना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करे, वरना जो लोकसभा में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ वोट किया है वो इस विधानसभा में सरकार के खिलाफ वोट करके सरकार को बाहर करने का काम करेंगे और जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी हम उसका पक्ष लेंगे। देखिए, पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला अम्बाला की जिला स्तरीय आज हमारे आक्रोश मार्च है, जिसमें अम्बाला जिले के तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी केवल एकमात्र मुद्दे ओपीएस की बहाली के लिए आज ये आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बड़े बड़ी रैलियां, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस की मुहिम भी चलाई थी, जिसका सरकार के ऊपर पूरा आपको प्रभाव देखने को मिला और उसके बावजूद भी सरकार ओपीएस बहाल नहीं कर रही, जिसको लेकर आज कर्मचारियों अधिकारियों में नाराजगी है और उस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए काले कपड़ों के अंदर आक्रोश मार्च निकाला गया। अंबाला के सिविल अस्पताल में एक कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक महिला ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, जिसका धड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हालांकि दोनों जुड़वा बच्चियों को ठीक बताया जा रहा है और अंबाला कैंट सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन पता चला कि बच्चियों के पेरेंट्स उन्हें अपने घर ले गए। इस बारे में अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एक महिला ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था जो आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जन्म के बाद से उन्होंने उन्हें एचएम में शिफ्ट कर दिया और देखा कि उनमें काफी दिक्कतें आ रही हैं।
हाँ, हमारे यहाँ पर परसों रात को मतलब एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जो कि दोनों अपने मतलब के थॉरक्स के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फिर जैसे ही डिलीवरी हुई फिर बच्चों को इधर एसएनसीयू में शिफ्ट करा गया। एसएनसीयू में शिफ्ट करने के बाद देखा कि बच्चों में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। फिर हमने उनके पेरेंट्स को समझाया भी आपको क्या पहले पता नहीं चला इसके बारे में। फिर जब हमें पता लगा तो ये पता लगा उन्होंने कभी पहले अल्ट्रासाउंड करवाया ही नहीं प्रेगनेंसी के दौरान, और लास्ट अल्ट्रासाउंड इनका जून का था। मैं डॉक्टर रचना, एसएमओ इंचार्ज गाइनी अम्बाला कैंट। हाँ, यहाँ वीरवार रात को डिलीवरी हुई, रात को 8 बजे की। तो वो बच्चे जो थे उनके आपस के भाई थे, तो उनको बोलते हैं कंजॉइंट ट्विन्स। तो ऐसे केस में तो बच्चों का प्रोग्नोसिस तो इतना अच्छा नहीं होता, मतलब सर्वाइवल इनका बहुत कम है। तो पर डिलीवरी होनी थी और वो जैसे हमारे पास तो जब पेशेंट आया तो ऑलमोस्ट फुल ही था, तो इसलिए हमें बेबी को तो बाहर लाना पड़ा। और कुरुक्षेत्र से अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंत्री सुभाष सुधा हुए हादसे का शिकार। 152D पर स्काउट गाड़ी से हुआ उनका हादसा, सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। यहां पर मंत्री सुभाष सुधा हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि उनके काफिले की एक गाड़ी पलट गई, और ये तस्वीरें हैं उस दौरान की जब कुरुक्षेत्र में यह हादसा हुआ। 152D पर स्काउट गाड़ी का यह हादसा हुआ है। पूरी गाड़ी पलटी हुई दिख रही है और मौके पर तमाम सारे लोग आपको दिख रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर हादसे का शिकार हुई मंत्री के काफिले की गाड़ी। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां डायल 112 की गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मारी। इस टक्कर में कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का आरोप है कि डायल 112 की गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसकी वजह से यू टर्न ले रहे ऑटो को जोरदार टक्कर लग गई। और अब खबर हरियाणा से है, जहां एक युवती का शव जाहरी और सांदल कला के बीच रेलवे ट्रैक पर मिला है। मृतक युवती की पहचान सीतल निवासी हनुमान नगर सोनीपत के रूप में हुई है। फिलहाल जो है जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ नहीं जी, बस जैसे घर में कुछ अनबन हो गई, वही है, बच्ची थी, समझ नहीं पाई। क्या मामला हो गया था वैसे, क्या बात थी? कुछ नहीं, घर में बस वही जी, गरीब आदमी होते थे, कैसे कटर की गुजारा कर रहे थे। पढ़ाई का कोई मामला था? हाँ बस जी वही है, जैसे भी अपना बच्ची पढ़ना चाहती थी, भाई अकेला है, थोड़ा बहुत 8-7 हज़ार महीना कमाता था। वो बोला कि कोचिंग वगैरह भी सेंटर ले ले या फिर कॉलेज में एडमिशन वगैरह ले ले, यही बात है। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? और 12th क्लास पास ही थी। अच्छा, फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन दिला था? ओपन से दवा था जी। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से अपने गांव जा रहे एक युवक को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले अपना लाइसेंसी हथियार भी था, लेकिन अपराध में हिस्सा लेने के कारण उसका गन लाइसेंस करीब 10 महीने पहले रद्द कर दिया गया था। फरीदाबाद पुलिस के एसीपी क्राइम अमन यादव ने मामले की जानकारी को लेकर के पूरी जानकारी साझा की है। फिलहाल जो है पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सोलह तारीख को जो लड़का गुम हुआ था उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करके पुलिस ने पूरी कोशिश की। उसके बावजूद परिवार की संतुष्टि नहीं होने के कारण कुछ जो आप बता रहे हो तूल पकड़ा, वो चीजें भी हुई, लेकिन पुलिस पर पूरा मेहनत करके हमें विश्वास था कि जल्दी इसको बरामद करेगी और आज उसमें कामयाबी हासिल करी है। पुलिस ने, जैसा कि हम बता रहे थे कि कोई किडनैपिंग जैसा मामला ना हो कि लड़का अपनी मर्जी से अपने कैरियर के लिए जा रहा है, बिल्कुल वही बात मिली। और पुलिस का जो क्यास या अंदाजा या जो काम की गई मेहनत का जो स्वरूप था उसको देखते हुए पुलिस ने ये कहा था कि लड़का किडनैप ना होके बल्कि अपनी मर्जी से जा रहा है। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।